Hello students, welcome back to my channel. Today I am going to teach you the remaining part of the poem An Elementary School Classroom in Aslam. Today we will complete it and will also discuss some important questions of the chapter. So let's begin. So students, in the last video we read and discussed the first two stanzas of this poem and came to know about the miserable condition of these slum children who are deprived of even the basic needs of their life. These children have a stunted growth as well as stunted hope. स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने इस पोएम के पहले दो स्टेंजा को पढ़ा था और फिर हमने देखा था इन स्लम चिल्ड्रन के मिजरेबल कंडीशन को और समझा था कि किस तरह से ये बच्चे जो है लाइफ के बेसिक नीड्स से भी डिप्राइव्ड हैं, वंचित हैं। और ये जो बच्चे हैं न सिर्फ इनका फिजिकल ग्रोथ स्टंटेड है बल्कि इनके लाइफ का जो होप है, उम्मीद है, वो भी कहीं ना कहीं स्टंटेड है, यानी इनके लाइफ में किसी तरह की कोई उम्मीद भी नहीं है। On the other hand, the poet made us to see the beauty of outside world, which is in sharp contrast to the dark world of these children. और दूसरी तरफ पोएट ने हमें इन बच्चों की अंधेरी दुनिया के बाहर वाली दुनिया को भी दिखाया और उसकी सुंदरता को दिखाया, और वो दुनिया जो है इन बच्चों की इस अंधकार भरी दुनिया बिल्कुल उल्टा है और बिल्कुल विपरीत है। Now let's go through the next stanza of the poem and see what the poet says further. Now I will read out the third stanza of the poem. Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal, for lives that slyly turn in their crammed holes, from fog to endless night. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle beds on stones. All of their time and space are foggy slum, so blow up their maps with slum age big age doom. So here the poet Stephen Spender says that for these slum children, even the great literary personality Shakespeare, who represent knowledge, art and culture and who has inspired so many generations, इज विकेड। यहाँ पे फिर पोएट जो है वो हमें बताते हैं कि इन बच्चों के लिए इवन शेक्सपियर जो कि नॉलेज, आर्ट और कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं और जिन्होंने बहुत सारी जनरेशन को इंस्पायर किया है, वो शेक्सपियर भी इन बच्चों के लिए विकेड है। विकेड मीन्स दुष्ट या बुरा इंसान। वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों? बिकॉज शेक्सपियर्स वर्क्स डिपिक्ट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर, द फीलिंग ऑफ लव and a sense of glory, and as you all know, all these things are beyond the reach of deprived children. तो ऐसा इसलिए क्योंकि शेक्सपियर की जो वर्क्स है, उनका जो लिटरेरी आउटपुट्स है, वो नेचर की ब्यूटी को डिस्क्राइब करती है, वो प्यार के फीलिंग्स को और जीवन के वैभव को दर्शाती है। और जैसा कि आप जानते हैं, ये सभी चीज़ें इन वंचित बच्चों के पहुंच से बहुत दूर है, उनकी पहुंच के परे है। बट बाय रीडिंग शेक्सपियर दे माइट ड्रीम टू हैव दिस ब्यूटीफुल बाउंटेज ऑफ लाइफ, बट द रियलिटी ऑफ देयर लाइफ इज डैट दे आर कन्फाइंड टू देयर क्रैम्ड होल्स। लेकिन शायद शेक्सपियर को पढ़ के ये बच्चे लाइफ के इन खूबसूरत बाउंटेज यानी उपहारों को पाने की ख्वाहिश रखने लगे, लेकिन उनके जीवन की रियलिटी ये है कि वो अपने क्रैम्ड होल्स में कन्फाइंड है, वो अपने तंग गलियों, अपने तंग घरों में सीमित हैं। अगेन हियर द मेटाफोर ऑफ क्रैम्ड होल्स हैज बीन यूज्ड फॉर देयर स्लम्स। तो यहाँ पे उनके स्लम को डिस्क्राइब करने के लिए क्रैम्ड होल्स का मेटाफोर यूज किया गया है। बाय द वे, टू फिल दिस गैप बिटवीन देयर रियल सिचुएशन एंड देयर डिजायर्ड सिचुएशन, दिस चिल्ड्रन विल बी टेम्प्टेड टू स्टील एंड विल कमिट क्राइम एंड अनफॉर्चुनेटली दे विल बी डूम्ड फॉर एवर। और फिर इस तरह से वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे। Here the poet raises the question, after all, what purpose these donations serve? तो यहाँ पे पोएट जो है वो सवाल उठाते हैं कि आखिरकार ये डोनेशन जो है वो किन उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। Will not the present life of these underprivileged children, which is already foggy, turn to an endless night? भी वो पूछते हैं कि क्या इन बच्चों की प्रेजेंट लाइफ जो कि पहले से ही फोगी यानी कि कुहासों से भरी हुई है, वो क्या और अंधकार भरी नहीं हो जाएगी? एट प्रेजेंट एटलीस्ट देयर इज सम डिम होप ऑफ अ बेटर लाइफ, बट इफ दे टेक द रोंग पाथ दिस होप टू विल एंड। अभी कम से कम उनके पास
एक बेटर लाइफ, एक अच्छे भविष्य की थोड़ी बहुत उम्मीद है, लेकिन अगर वो गलत रास्ता चुन लेते हैं तो वो उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। And these marginalized ones will be brutally crushed by capitalist forces. पहले से ही हाशिए पे खड़े बच्चे बुरी तरह से कैपिटलिस्ट फोर्सेस द्वारा क्रश कर दिए जाएंगे। After this, the poet once again begins to describe the physical appearance of these children. और एक बार फिर से यहाँ पे पोट जो है वो इन बच्चों के फिजिकल अपीयरेंस को डिस्क्राइब करने लगते हैं। ही टेल्स अस अबाउट देयर माल न्यूट्रिशन, वो हमें इन बच्चों के कुपोषण के बारे में बताते हैं। ही सेज डैट दिस चिल्ड्रेन आर सो स्किनी डैट इट सीम्स डैट दे हैव वॉर्म स्किन्स ऑन देयर बोन्स, देयर इज नो फ्लेश इन बिटवीन, दे आर नथिंग बट स्किन एंड बोन्स। पोट बताते हैं कि वे इतने कुपोषित है कि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र है। उनके शरीर को देखकर ऐसा लगता है कि मानो उन्होंने हड्डियों के ढांचे पर स्किन पहन लिया है, मतलब कि उनके शरीर पे मांस है ही नहीं। Then the poet goes on to say that due to malnutrition, these children have weak eyesight and hence are forced to use spectacles. फिर पोट हमें बताते हैं कि कुपोषण के कारण इन बच्चों का आईसाइट भी काफ़ी वीक है, इसलिए उन्हें चश्मा पहनना पड़ता है। But they can't afford proper spectacles. That's why they wear a spectacles made of steel whose broken glass has been mended. This mended glass looks like bottle beads spread on stones. And what more, कि गरीबी के कारण ये ढंग का चश्मा भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एंड दैट्स वाई वो स्टील के फ्रेम वाला चश्मा पहनते हैं, और इन चश्मों के ग्लास भी जो है वो भी टूटे फूटे हैं, जिन्हें कि मेंड या रिपेयर किया गया है। इन टूटे हुए चश्मों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि किसी पत्थर पे कांच के टुकड़े बिखरे हुए हो। एंड व्हाट मोर, द वर्ल्ड विच दे सी थ्रू दिस ब्रोकन और मेंडेड ग्लास इज द फोगी वन। देयर वर्ल्ड हैज नो ब्राइटनेस, देयर वर्ल्ड इज नॉट लाइक द वर्ल्ड शोन इन द मैप्स हैंगिंग ऑन क्लासरूम वॉल, देयर वर्ल्ड इज ब्लॉटेड विथ स्लम एंड दिस स्लम आर अ ब्लॉट टू आवर सिविलाइजेशन। और अपनी इन टूटे हुए चश्मे के थ्रू वो जिस दुनिया को देखते हैं, उनकी वो दुनिया भी धुंधली है। उनकी दुनिया में कोई रोशनी नहीं है। इनकी दुनिया जो है वो क्लासरूम में टंगे मैप में जो दुनिया दिखाई देती है वैसी नहीं है। इनकी दुनिया के मैप पर धब्बों की तरह इनका स्लम है, और ये धब्बे हमारे सिविलाइजेशन के लिए एक कलंक हैं। Then the poet angrily says that these children must be shown the real map of their real world, a map blotted with huge slums. और इसके बाद पोएट जो है वो गुस्से में कहते हैं कि इन बच्चों को इनके रियल दुनिया के रियल मैप को दिखाना चाहिए, वो मैप जिसमें बड़े बड़े स्लम्स धब्बों की तरह दर्शाए गए हों। नाउ लेट्स गो टू द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर्स, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacomb break open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands, and let their tongues run naked into books the white and green lips open. History theirs whose language is the sun. In the next stanza, however, the poet calls for solution of this problem. Hence, he appeals to the governor, inspector, and visitors who are the part of administration and are directly responsible for these children's welfare to take all the necessary steps to improve these children's condition. He urges the concerned authority to ensure that this world of map becomes the real world of these children. He requests them to get these children out of their present lives and world which like a catacomb has shut upon their lives. Students, here we see the poet has used the word catacomb. What does this word mean? A catacomb is an underground cemetery. Catacomb का मतलब होता है अंडरग्राउंड कब्रगाह, जमीन के अंदर होने वाली कब्र। The poet has used this word to highlight the fact that the way a catacomb doesn't offer any hope, one is doomed there forever. These slums to offer a bleak future. Stephen Spender wants the authority to break open this catacomb of poverty and misery. He at the same time warns that if administration fails to do so, then one day these children will break up the town, they will revolt and will cause an upheaval.
they will revolt and will cause an upheaval। तो लास्ट स्टेंजा में हम देखते हैं कि पोर्ट इस समस्या के सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसलिए वो गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के ही पार्ट है और इन बच्चों के वेलफेयर की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है, को अपील करते हैं कि वो इन बच्चों के कल्याण के लिए ज़रूरी कदम उठाएं। पोर्ट चाहते हैं कि ये कंसर्न अथॉरिटीज ये सुनिश्चित करें कि ये मैप वाली दुनिया ही इन बच्चों की असली दुनिया बन जाए और उनकी ये गरीबी और दरिद्रता वाली दुनिया जिसने कि एक कैटाकॉम्ब यानी कि एक अंडरग्राउंड ग्रेव की तरह उनके उन्नति के रास्तों को बंद किया हुआ है, को तोड़ दिया जाए और उन्हें उनके गरीबी से मुक्त कर दिया जाए। साथ ही पोर्ट यहाँ ये भी चेताते हैं कि अगर ये रिस्पॉन्सिबल लोग ऐसा करने में असफल रहे तो किसी दिन ये बच्चे इन शहरों को जो कि सभ्यता का प्रतीक है उसे तहस नहस कर डालेंगे, वे विद्रोह कर देंगे और सब कुछ उथल पुथल कर देंगे। Therefore, it is wise to make these children avail of all the bounties of life. They must be made to explore the green fields. Let not their world confined to the narrow lanes of their slum. Instead, make them experience the beauty of running freely, golden sands under a blue sky. By experiencing the beauty of nature, they will realize the beauty of life and hence will strive for a beautiful life. These children will be filled with energy and confidence, and then they will freely express themselves and will realize their full potential. And their potential will no longer be undermined. These green leaves, which stands for nature, will fill them with love and a sense of glory. In this way, they will be emancipated of the bondage of poverty. So provide them the opportunity of quality education and enable these children to shine like a sun, and then they will create their own history. पोर्ट जो है वो इन रिस्पॉन्सिबल लोगों को वार्न करने के साथ ही सजेस्ट करते हैं, उनसे अपील करते हैं कि इन बच्चों को जीवन का आनंद लेने दिया जाए, उन्हें इस दुनिया और जीवन की सुंदरता को एक्सप्लोर करने दिया जाए और उनके जीवन को उनके झोपड़ियों के तंग गलियों तक ही सीमित रहने देने के बजाय उन्हें भी सुनहरे रेतों पर नीले आसमान के तले खुलकर जीवन जीने का मौका दिया जाए। इस तरह से उनका डरा सहमा मन खुल पाएगा और प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करके ही वो जीवन की सुंदरता को समझ पाएंगे और फिर एक खूबसूरत जीवन के लिए प्रयास करेंगे। ये सकुचाए बच्चे ऊर्जा और विश्वास से भर जाएंगे। ये एनर्जेटिक बच्चे खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे और अपने पोटेंशियल या क्षमता को तभी जाकर वे पहचान पाएंगे। ये प्रकृति उन्हें प्यार और वैभव से भर देगी। इस तरह से ये बच्चे अपने दरिद्रता से मुक्त हो पाएंगे, दरिद्रता जो कि मानसिक भी है कहीं ना कहीं, उससे मुक्त हो पाएंगे और सूर्य की तरह दमकने लगेंगे और एक दिन अपना इतिहास खुद ही रचेंगे। सो दिस वाज द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। होप यू लाइक्ड द पोएम। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर सेक्शन ऑफ द पोएम। Here we will deal some multiple choice questions of the chapter. Take the answer which best answers the following. तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस है जिसमें से कि बेस्ट आंसर्स को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर ए इज द टॉल गर्ल विथ हर हेड वेट डाउन मीन्स द गर्ल इज। ऑप्शन नंबर 1 इज इल एंड एग्जॉस्टेड। ऑप्शन नंबर 2 इज हैज हर हेड बेंट विथ shame. ऑप्शन नंबर 3 इज हैज अनटाइडी हेयर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का कि टॉल गर्ल ने अपने हेड को वेट डाउन किया है, इसका मतलब क्या है? तो इसके लिए 3 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन जो है कि द गर्ल इज इल एंड एग्जॉस्टेड, कि लड़की जो है वो बीमार है और थकी हुई है। दूसरा ऑप्शन है हैज हर हेड बेंट विथ shame, कि लड़की ने शर्म से अपना सिर झुकाया हुआ है। और तीसरा ऑप्शन है कि उसके बाल गंदे हैं। एंड द राइट आंसर इज द ऑप्शन 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड्स आइज मीन्स। अगला क्वेश्चन है कि पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड्स आइज का मतलब क्या होता है? द बॉय इज, ऑप्शन नंबर 1 इज स्लाई एंड secretive. ऑप्शन नंबर 2 इज thin, hungry and weak. Option number 3 is unpleasant looking. So the right answer here is the option number 2. The boy is thin, hungry and weak.
Now the question number C is, the stunted, unlucky ear or twisted bones means the boy, option number 1, has an inherited disability. Option number 2 was short and bony. Here the option number 1 is right. The boy has an inherited disability. The next question is, his eyes live in a tree. A squirrel's game in the tree room other than this means the boy is, option number 1, full of hope in the future. Option number 2, mentally ill. Option number 3, distracted from the lesson. तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है? द राइट ऑप्शन इज ऑफ कोर्स द ऑप्शन नंबर 1, द बॉय इज फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द चिल्ड्रन फेसेस आर compared to rootless weeds. This means they, option number 1, insecure. Option number 2, they are ill-fed. Option number 3, they are wasters. So here the option number 3 is the right answer. It means they are wasters. Now we will discuss the long questions of the chapter. The question number 2 is, what do you think is the color of sour cream? Why do you think the poet has used this expression to describe the classroom walls? तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको क्या लगता है शावर क्रीम का कलर कैसा होता है, ये किस कलर का होता है, और पोएट ने आखिर इस एक्सप्रेशन को क्लासरूम के दीवारों को डिस्क्राइब करने के लिए क्यों चुना है? आंसर इज, द कलर ऑफ सावर क्रीम इज डल एंड पेल. इट हैज नो ब्राइटनेस. इट लुक्स लाइफलेस. The poet has used this expression to reflect the real condition of slum children. He wants to convey that just like the colorless walls, these children's lives has no brightness left. There is no liveliness and happiness. These children have a pale and dull life. The next question is, the walls of classroom are decorated with the pictures of Shakespeare, building with domes, world maps and beautiful valleys. How do these contrast with the world of these children? The answer is, the world of slum children is in sharp contrast to the world of the pictures hanging on classroom walls. The world which is shown in the picture and map is full of knowledge, light and beauty. On the other hand, the world of these children comprises of ignorance, darkness and ugliness. The next question is, what does the poet want for the children of the slums? How can their lives be made to change? तो क्वेश्चन का मतलब है कि पोएट जो है वो इन स्लम के बच्चों के लिए क्या चाहते हैं और उनके हिसाब से इन बच्चों की लाइफ को किस तरह से चेंज किया जा सकता है. एंड द आंसर इज, द पोएट वांट्स द चिल्ड्रन ऑफ स्लम्स टू लीड अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ. ही वांट्स देयर वर्ल्ड टू बी ब्राइट एंड फुल ऑफ ग्लोरी. And he believes that administration is responsible for these children's welfare. If a sincere effort is made, then these children's life can be made to change. If quality education will be imparted to them and they will be introduced to the beauty and dignity of life, then they themselves will strive for a better life.